वहाँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं भुला नहीं सकता। लगातार गोलियां चला रहा हूँ और हाँ, वो अलग अलग तरह की गंध, बारूद की बू, सच कहूँ तो खून की बू दिमाग से जल्दी जाती नहीं। हम दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से घुस गए थे। गर्मी बढ़ रही थी, पसीना बह रहा था, पूरे बदन पर रेत चिपकी हुई थी। सारी दुनिया हमारे विरुद्ध थी। मेरा कहना था हम अच्छे लोग हैं, अमरीकी हैं। अगर सही नहीं होता तो हम करते नहीं। जाहिर था कि उस दिन कुछ बहुत ही अलग हो रहा था। गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, आरपीजीज की आवाज। और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। मैंने उनकी तरफ रॉकेट फायर होते देखा। हम सब खुशी में नाच रहे थे। सोमालिया में हो रहा ह्यूमैनिटेरियन मिशन हिंसक और घातक हो चुका है। 3 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर दिया गया। 12 अमेरिकी मारे गए और 78 घायल हो चुके हैं। जिस तरफ भी मैं देखता सिर्फ दुश्मन नजर आते मुझे। ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं था। बर्बादी युद्ध के मैदान में होने वाली सबसे दुखद घटना। सोमाली कैजुअलिटीज की संख्या 312 मृत और 814 घायल बताई गई। हम पर बॉम्ब फेंके गए, मेरा परिवार मारा गया। हम बहुत गुस्से में, हमें एक मौका चाहिए था उनसे बदला लेने का। हर जगह गोलियों के निशान, हर जगह बर्बादी। वो खुशियां मना रहे थे कि उन्होंने अमेरिकियों को हरा दिया। इन फौजियों का एक छोटा सा दल पूरे शहर से लड़ रहा था। हम फंस गए थे, लगा कि हम तो गए। जिंदा वापस जाने का कोई चांस नहीं था। या तो वो हमें मार देंगे या फिर हमें इस शहर से बाहर निकलना होगा। पता है, अब सोचता हूँ कि ये कितनी अजीब बात है कि पहली बार बियर पीने से पहले ही मुझे लड़ाई में गोली लग गई। हाँ, तो मुझे पूरी कहानी बताइए, ये सब कैसे शुरू हुआ? अक्टूबर 3 इतवार का दिन था। उस दिन मैं रिस्क खेल रहा था, एक ताश का खेल जो वर्ल्ड डोमिनेशन के समय में काफी खेला जाता था। जब भी कुछ वक्त मिलता हम यही खेलते और मौसम काफी अच्छा भी था। धूप निकली थी, समंदर की ठंडी हवा चल रही थी और मैं ये सोचने लगा, उस वक्त के जिंदगी में जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं करते हम। मुझे एक घबराहट सी और मुझे लगा मैं इन सब बातों पर ध्यान क्यों दे रहा हूँ, आज का दिन कैसा होगा। और अचानक कोई चिल्लाता है, चलो मिशन पर जाना है। था कि नागरिक सेना के किसी ऊंचे ओहदे के अफसर को लाना है। मैं उत्साहित था, हमने तैयारी की, हम हेलीकॉप्टर्स में बैठे और निकल पड़े। मैं किनारे पर बैठा था, मेरे पैर बाहर की तरफ थे ताकि मैं देख सकूं कि हेलीकॉप्टर के आगे क्या है। वो हमें 1 मिनट देते, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और हमें अपना काम शुरू करना। प्लान ये था, रस्सी से नीचे उतरो, टारगेट्स को कब्जे में लो, शाम के खाने के वक्त तक हमें बेस पहुंच। मुझे विश्वास था कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू फौज। मुझे लगता था कि मैं किसी से हार नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये थी कि हम सिर्फ बच्चे थे। मैं काफी रंगीन मिजाज का था, हमेशा मोटरसाइकिल चलाता था, गाड़ियों का शौक था, लंबे बाल, हेवी मेटल म्यूजिक के टी-शर्ट और सिर्फ लड़ाई की फिल्में देखता था। पहाड़ से कूद जाना, हाथ काट लेना और खुद ही इलाज कर लेना, मैं भी यही सब करना चाहता था। क्या आप एक बहुत ही देशभक्त किस्म के लड़के हुआ करते थे? नहीं, मैं बस जिंदगी में मजे करना चाहता था, बेहद पीना, ऐश मौज करना। कॉलेज मेरे लिए नहीं था। वैसे तो स्कूल जाना भी मेरे लिए मुश्किल ही था। स्कूल में दिलचस्पी नहीं, लेकिन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो चुका और फिर क्या, जिसको देखो सभी लोग यस यस यस, हर कोई जुड़ने लग गया। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता था और जहाँ मैं रहता था पला बड़ा, वहाँ पर यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। म्यूजिक में कुछ हो नहीं रहा था। क्या आपका बैंड कुछ खास तरीके का था? नहीं। तो मैं एक रिक्रूटर के पास पहुंचा और उसने प्लेयर में एक VHS कैसेट लगाया। कुछ अफसर दुश्मन की सीमा पर मंडरा रहे थे, अंधेरे में छुप छुप कर नजर रख रहे थे। कुछ अफसर रबर की नाव में, हाथ में मशीन गन्स और चेहरे पर रंग। मैंने उस अफसर से पूछा, ये लोग कौन हैं? उसने कहा, ओह, वो रेंजर्स हैं। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा था। मेरे बाल लंबे थे, लगभग यहाँ तक। नाई के पास गया, जुप हजामत करवाई और बन गया मैं सैनिक। लगातार कड़ी से कड़ी एक्सरसाइज, हद से ज्यादा गर्मी थी और ह्यूमिडिटी का तो पूछो ही मत। 5 मील तक भगाते, 12 मील के रास्ते पर मार्चिंग कराते। उनका लक्ष्य था हमें तोड़ना। रेंजर इंडोक्ट्रिनेशन प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग को यही कहना सही होगा। काम की कठिनाइयों को पूरी तरह समझेंगे। रेंजर एंथम का कथन रोज सुबह किया जाता था। ये जानते हुए कि मैंने स्वेच्छा से रेंजर बनने का फैसला लिया है। अपने काम की मुश्किलों को अच्छी तरह समझते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने रेजिमेंट की प्रतिष्ठा को हमेशा बनाए रखूं। जुलाई 31 मेरा जन्मदिन था। मैं 21 वर्ष का हो गया था। 2 वर्षों से तैनाती का इंतजार कर रहा था और हमारी ट्रेनिंग रोक दी गई। रेजिमेंट का सार्जेंट मेजर वहां आया और मैंने कहा, क्या बात है दोस्तों, सच में कुछ करने का मौका मिला है। तभी उन्होंने बताया कि
यूएन का एक शांति स्थापना मिशन मुश्किल में था और उन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। हम सोमालिया जा रहे थे और मैंने सोचा ये सोमालिया है कहाँ, चलो पता लगाते हैं। सोमालिया में मौजूद यूएस सेना की सहायता करने के लिए आर्मी अफसरों की फौज को सोमालिया भेजा जा रहा है। अब तक वो देश अराजकता और गृह युद्ध से घिरा हुआ है। मोगादिशु के शहर में आतंकी हमलों को देखते हुए राष्ट्रपति क्लिंटन ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजने का फैसला लिया है। मुझे घबराहट हो रही थी। हमें बताया गया था कि हमें सावधानी पूर्वक विमान से उतरना पड़ेगा। मुमकिन है हम पर गोलियां चलाई जाएं या तोपें चलाई जाएं। मैं तीसरी बार मोगादिशु जा रहा था। मुझे गोलियों से डर लग रहा था। कोई मुझ पर गोली चलाए मुझे पसंद नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमें पहली बार किसी युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा था। हम यही सोचकर जा रहे थे कि शायद हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। पता नहीं था वहाँ क्या होगा। पहली बार जब मैंने हैंगर देखा तो मुझे लगा ये हमारे रहने की जगह है। कबूतरों से भरी हुई जगह, शायद वहाँ पर चूहे भी थे। कई लोगों को एक ही बिस्तर पर सोना पड़ता था, एक दूसरे से चिपक कर। उस पहली रात को जब हम हैंगर में बैठे थे, हमें एयरफील्ड से एक खटाक सी आवाज सुनाई दी। तुरंत नहीं, कुछ देर बाद हम समझे वो आवाज क्या थी। जब हमने ऊपर देखा हैंगर के छत की तरफ, तब समझ में आया कि ये उस पतरे के छत की आवाज है। मुझे याद है बिस्तर में लेटे हुए मैं ये सोच रहा था कि क्या बम छत को तोड़कर अंदर आएगा और जमीन से टकराकर फट जाएगा, या फिर छत से टकराकर धमाका होगा और फिर सारा मलबा हम पर गिरेगा। और ये हुआ भी मोगादिशु में लैंड होने के बस कुछ ही घंटों बाद। और ऐसा लग रहा था जैसे चलो अब तो हम सब गए। अगले दिन सुबह हमें हालात का पता चला। हम यूएन के जरिए सहायता पहुंचा रहे थे, लेकिन वो एड वॉरलॉर्ड्स चोरी कर रहे थे, जो कि काले बाजार में उसे बेचकर बहुत पैसा कमा रहे थे। उस गुनहगार का नाम था मोहम्मद फराह अदीद। वो एक बहुत ही शक्तिशाली कबीले का सरदार था। उन्होंने बताया वो वहाँ का सरदार था और उसने अपने ही 3,30,000 लोगों की हत्या की थी, लेकिन उसके कट्टर समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। हाँ, गुनहगार था। उससे निपटने में यूएन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, अफसर मारे भी गए थे। 3 दशकों में यूएन शांति सेना पर होने वाले सबसे भयानक हमलों की वजह एदीद है। क्लिंटन सरकार ने फैसला लिया कि बस बहुत हुआ, इस मिशन को बदलना होगा। अब ये मानव हित का मिशन बिल्कुल नहीं रहा। उन्हें जरूरत थी एक कड़े हस्तक्षेप की, और वो हम थे। मेरे लिए ये सब बहुत रोमांचक था। हमारा वहां जाने का मकसद ही था युद्ध करना। ग्रुप के सभी लड़के काफी जवान थे। सबके अंदर जोश कूट कूट के भरा था। आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे रेंजर्स थे, लेकिन हमें ऑपरेशन को लीड करने नहीं दिया। वो एक अलग टुकड़ी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उनका असली नाम था डेल्टा फोर्स। कोई उन्हें डेल्टा फोर्स नहीं कहता था ताकि उसे एक रहस्य रखा जा सके। इसके खास मिशंस थे बंदूकों को छुड़ाना, कब्जा करना, नेताओं की हत्या का मिशन। वो सब कुछ कर सकते थे। वो सब जो सच कहूं तो हम नहीं कर सकते थे। एक कमाल की सोच बन जाती है। मैं हर रोज बाजी जीतता हूं। हम बेस्ट थे। हमारे जैसा कोई नहीं था। हम एक शूरवीर योद्धा थे। पता नहीं उन्हें लाजवाब कहना क्या सही होगा। ओ, मेरे लिए तो थे, लेकिन हाँ, हम निश्चित रूप से उनसे प्रभावित तो थे ही। हमारी सेना का एकमात्र लक्ष्य था अदीद को पकड़ना या उसे मारना, उसके ज्यादा से ज्यादा साथियों को पकड़ना। हमारा प्लान था रात होने पर पहुंचना। हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत बेहतर थी। नाइट विजन डिवाइसेस, जिसे हम नॉट्स कहते थे, हम हमेशा साथ ले जाते। हमारे पास ब्लैक हॉक्स थे, छोटे हेलीकॉप्टर। हम हेलीकॉप्टर से पूरे जंग के मैदान को ऊपर से देख सकते थे, जो हमारे लिए फायदेमंद था। मुझे लगा ये काफी आसान होगा। तुम लोगों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। तुम्हारे पास AK-47 है जो पुरानी है और टूटी है, और मैं बेसब्र और उतावला हो रहा था। वैसे ये उस यूनिट का मिशन था, लेकिन हम वहाँ उनके बॉडीगार्ड्स थे। हमें इंटेलिजेंस से पता चला कि अदीद कहाँ छुपा हुआ था। वो एक बड़ी सी इमारत थी। उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर्स में बिठा दिया, छोटे हेलीकॉप्टर्स, ब्लैक हॉक्स। शहर में एक नया फौजदार आया था। हमारी स्ट्रैटेजी थी रफ्तार और सरप्राइज अटैक। हेलीकॉप्टर के अंदर सब बहुत जोश में थे। धड़कनें तेज हो रही थीं, बाहर अंधेरा था। हम सब जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। टारगेट के ऊपर मंडरा रहे थे। उतरने वाली रस्सी को हवा में उछाला। आप उससे बंधे नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे आपको नीचे उतारती है। रफ्तार कम हो जाती है, हाथ छिलने लगते हैं। हम भाग निकलते हैं। मैं उन दुश्मनों को ढूंढ रहा था। रेंजर यूनिट घर के बाहर पहरा दे रहे थे और यूनिट्स अंदर जाकर अदीद को ढूंढने में लगे थे। मैंने इस तरह की आवाज सुनी। मैंने सोचा, मैंने सुना तो सही, लेकिन पता नहीं कहां से आ रही है। दूसरी बार जब गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरी, तब मुझे समझ आया कि वो मुझ पर गोली चला रहे थे। रेंजर्स चौकन्ने हो गए और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। 50 कैलिबर की आवाज। हमने उन्हें साफ संकेत दे दिए कि अगर हम में से किसी पर भी गोली चलाई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमें कुछ 6 या 9 राउंड्स चलाने की ही अनुमति है, लेकिन हमने कुछ 20 राउंड्स उसके शरीर में उतार दिए होंगे। पर मैं डरा हुआ था। पहला मौका था।
वो सब काफी भयानक था और रोमांचक भी। उस रात एदीद हमें धोखा दे ही देता। उसके बाद मैंने सोचा उफ, ऐसा होता है। मेटल के इतने सारे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, गाड़ियों के एंटीनास टूट गए थे, एक लड़के के हेलमेट पर गोली लगी। ये सब उतना आसान नहीं होने वाला था जितना हमने सोचा था, क्योंकि गोलियां दोनों तरफ से चलती हैं। एक आदमी जिसके पास AK-47 है आपको खत्म कर सकता है। ये तो बस शुरुआत थी। हम जानते थे कि वहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि हम वहाँ रहें। मैं बस यही सोचता रहता कि ये लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। शहर के लोगों को पता चल गया, सब जानते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी, कि अमेरिकी सैनिक यहाँ आए थे। सोमालिया के काफी सारे लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि हो क्या रहा। मैं उनमें से एक हूँ। मैं कैमरा भी लाया था। मैं 19 साल का था जब मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा था। अब तो मेरी उम्र हो गई है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन पहले वो बहुत अच्छा वक्त था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और गृह युद्ध शुरू हो गया। हर किसी के पास बंदूक थी, छोटे छोटे बच्चों के पास। मोगादिशु का एक हिस्सा अली मेहदी के कब्जे में था, मोगादिशु का दूसरा हिस्सा जनरल एदीद के कब्जे में था। तो मैं एक वॉर कैमरामैन बन गया। गृह युद्ध की वजह से अकाल पड़ गए। पूरे देश में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक पूरी पीढ़ी की परवरिश सिर्फ युद्ध और भूख का सामना करते हुए हो रही। 1800 US मरीन्स सोमालिया के भूख से मरने वाले लोगों की मदद करने के लिए भेजे जाएंगे। वो एक यूनाइटेड नेशंस की कोशिश को लीड करेंगे। वो बंदरगाह से हैं। उन्होंने काले चश्मे पहने हुए थे, मानो जैसे अपना सब कुछ लाद कर चल रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अमरीकी लोग हट्टे कट्टे होते हैं। सब लोग अमरीकी झंडे लहरा रहे थे। हम बहुत खुश थे। एक उम्मीद नजर आई। जब हम छोटे थे तब हमें बताया गया था कि अमेरिकी लोग बहुत ही सभ्य और विकसित होते हैं। UN के आने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं काफी पैसे कमाने लगा। मैं एक ड्राइवर था। मैं टेक्निकल गाड़ियां चलाता था और साथ साथ लग्जरी गाड़ियां भी चलाता था। 22 लोगों के बीच मैं एकमात्र ही कमाने वाला था और उस ड्राइवर की नौकरी से मुझे जितना पैसा मिलता उससे मैं उन सब लोगों का पेट भरता था। लेकिन मोगादिशु और उसके आसपास जो भी काम करते थे वो सब एक तरह से खतरे में ही थे। कुछ लोग हमें मारना चाहते थे, हमारे पैसे छीनना चाहते थे और गाड़ियां भी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हम हमेशा अपने साथ बंदूक रखते थे। एक दिन मैं अपने भाई के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। रास्ते में अमरीकियों ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमारी गाड़ी की तलाशी ली। हमारे पास एक ही बंदूक थी और वो भी उन्होंने ले ली और पूछने लगे, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे पास ये बंदूक कहाँ से आई? हमने उन्हें बताया कि ये गाड़ी एक NGO ने किराए पर ली है और हम सिक्योरिटी गार्ड हैं और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उसने कहा कि हम जानते हैं तुम एदीद की सेना के फौजी हो। उन्होंने हमसे हमारी बंदूक ले ली। फिर वो भागते भागते आया। मेरे भाई ने बंदूक वापस लेने की कोशिश की। उन्होंने उसके हाथ पर लात मारी, उससे बंदूक छीनी और उसे बुरी तरह से मारने लगे। ठीक उसी तरह एक दूसरा आदमी मेरी तरफ भागकर आया, थप्पड़ मारा, जमीन पर गिरा दिया। थप्पड़ की वजह से मेरा मुंह सूज गया था, नाक सूज गई थी, मेरी नाक से खून बह रहा था। ना तो मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई, ना किसी का बुरा चाहा, लेकिन हमारे साथ गलत बर्ताव हुआ। हमारे साथ गलत किया, परेशान किया, अपमानित किया। जनरल एदीद को पकड़ने के लिए US पूरा जोर लगा रहा है। इस तरह उस पर हमला करके सोमालिया की पब्लिक को पूरी तरह से वंचित कर रहा था। जो लोग एदीद के पक्ष में नहीं थे वो भी क्रोधित थे। मुश्किलें बढ़ रही थी। जो कुछ हो रहा था लोग उससे खुश नहीं थे। अमरीकियों ने हम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो हमारा गला घोट रहे थे, हमें सांस नहीं लेने दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जरूर कुछ बुरा होगा। उस दिन हमेशा की तरह सब कुछ सामान्य था। बैटरी चार्ज हो रही थी, तस्वीरें बना रहे थे। अचानक मैंने कुछ आवाजें सुनी। मैंने बाहर आकर देखा तो 10 या 15 जंगी हेलीकॉप्टर वहां खड़े थे। कुछ तो बुरा हो रहा था, काफी बुरा। मैं अपना कैमरा लेने के लिए अंदर गया। उस जगह पहुंचा जहां गोलियां चल रही थी। मैंने उस घर को देखा, वो पूरी तरह नष्ट हो चुका था।